नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत से आपको रूबरू करने जा रहे हैं जिसने देश के 2 उपक्रमों में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ, पहला, फिल्म इंडस्ट्री को आज सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म जगत को इंडस्ट्री का दर्जा दिलाने में किस किस की भूमिका रही और किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही? आज हम आपसे रूबरू करने जा रहे हैं ऐसी ही एक अजीम शख्सियत को, जो हमारे अनुरोध पर अपनी इस अवस्था में भी आए हैं। उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की लगभग हो चुकी है। सही मायने में आंकलन हम नहीं कर सकते, लेकिन जो अनुमान है, जो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी आयु करीब करीब 90 साल या 92 साल हो चुकी है। हमारे साथ हैं। साथ ही इसके अलावा सफाई कर्मचारी आयोग, जिसके विषय पर सदियों से तमाम तरह की प्रताड़ना होती थी, तमाम तरह का तिरस्कार जिस वर्ग को झेलना पड़ता था, उस वर्ग को एक आयोग का गठन कराना, उस वर्ग के लिए ऐसी संवैधानिक ढांचा तैयार कर देना जिससे आज तक लोग, पूरे समाज के लोग फ़ायदा उठाते हैं। यही नहीं, उन्होंने देश में सिनेमा जगत को लेकर और भी कई नायाब काम किए। जैसे हमारे बहुत सारे दर्शक जो 50 या 60 साल की अवस्था में हैं या 70 साल की अवस्था में हैं, वे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पहले सिनेमा मल्टीप्लेक्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि सिनेमा घरों को कभी कभी कहीं किसी बड़े शहर में देखा जाता था। उस वक्त जो चलित सिनेमा होते थे, जो मेलों में, जो हाटों में लगाए जाते थे, तंबुओं में लगाए जाते थे और वहीं पर प्रदर्शन होता था। तो सिनेमा की एक ऐसी शख्सियत, सफाई कर्मचारी आयोग की एक ऐसी शख्सियत जिसने इस देश को, जिसने सिनेमा उद्योग को उद्योग का दर्जा दिलाया, आज हमारे साथ हैं। हम आपसे उनको रूबरू करने जा रहे हैं, लेकिन आपको बताए देते हैं कि ऐसी शख्सियत को जहां उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था या पद्मश्री उनको दे दी जानी चाहिए थी, जहां कंगना रनौत जैसी एक अभिनेत्री को पद्मश्री दे दिया जाता है, तमाम तरह के चाटुकारों को पद्मश्री दे दिया जाता है, वहां एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, जिसको कई साल पहले पद्मश्री या भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए था। मेरी मुराद है उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के गुलाबटी में रहने वाले मुकुटपाल वाल्मीकि से, जो अगर आयु की बात करें तो 90 साल की आयु को जी रहे हैं और उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसे काम किए हैं कि उन्हें एक सभ्य, सुसंगठित और एक आदर्श नागरिक का दर्जा मिल जाना चाहिए था। जिन्होंने अपनी छोटी कमाई में से ही भारत सरकार के, चाहे वो राहत कोष हो, चाहे वो बाकी के क्षेत्र हों, उन कोषों में अपनी कमाई का काफ़ी हिस्सा दिया। यही नहीं, उन्होंने सिनेमा जगत को उसका दर्जा दिलाया। यही नहीं, उन्होंने पूरे देश के अंदर प्रदर्शनियों को लगाया, मेले हाटों को लगाया और उस परंपरा, उस मानवीय संवेदना को पुनः जीवित किया, पुनः जागरण किया, जो शायद मृत प्राय हो रही थी। तो ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसी शानदार शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं मुकुटपाल वाल्मीकि, जो बुलंदशहर के गुलाबटी से आते हैं, जिन्होंने पूरे देश में अपनी कर्मभूमि को साबित किया है। और साथ ही हमारे साथ हैं एक साहित्यकार जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर इशाक अली। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं वर्ल्ड हेडलाइन के इस मंच पर और हम ये चाहते हैं कि आज रूबरू हों
मैंने हालांकि जो क्षणिक परिचय मुझे पता था वो दे दिया गया। मैं सबसे पहले बाबूजी अपने दर्शकों को आपसे जोड़ता हुआ ये चाहता हूँ कि आप बुलंद आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में अपना परिचय दीजिए। मैं गुलाउठी का वाल्मीकि और सफाई मजदूर वर्ग से जहाँ हिंदुस्तान में मेला ढोने का काम करती थी उस परिवार से पैदा हुआ। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी रंगून में रहे थे, लेकिन मैं इस काम को छोड़कर सिनेमा लाइन में आया। टूरिंग सिनेमा मैंने सबसे पहले खुर्जे में लगाया, गणेश टाकिज के नाम से जी, और उसमें ताजमहल पिक्चर चलाई। उसी समय चीनी आक्रमण हुआ 64 में, तो मैंने उस सिनेमा का 101 रुपया मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी को दिया। उसके बाद 6 महीने बाद मैं गाज़ियाबाद में अपना जय हिंद टाकिज लगाया। वहाँ पर वहाँ भी पाकिस्तान आक्रमण हुआ था भारत पर, तो वहाँ मैंने पहली पिक्चर, तीसरा सिनेमा था मेरा, पहले 2 सिनेमे पहले चल रहे थे। मेरा टूरिंग सिनेमा वहाँ जब लगा तो मैंने ही फिल्म राका फिल्म से उद्घाटन किया, जिसके लिए दारा सिंह भी आया था उद्घाटन पर फिल्म की। तो मैंने उसकी पम्फलेट में निकाल दिया था कि पाकिस्तान आक्रमण के दौरान मैं अपना एक शो सिनेमे का राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दूंगा। तो मैंने तो आपने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया पैसा? हाँ दिया, 430 रुपये 54 पैसे। मैं इंदिरा गांधी के पास गया, हाँ। जब प्रधानमंत्री थे उनको चेक दिया, हाँ। उसके बाद में उन्होंने फाइनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मेरे पास, उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरे पास लेटर आया कि आपके पैसे हमें मिल चुके हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुकुटपाल वाल्मीकि जो आपसे रूबरू हैं, इन्होंने अपनी कमाई में से, जो जैसा कि मैंने परिचय दिया भी था और अभी सिलसिला शुरू हुआ है तो हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे इनसे जानेंगे। जैसा कि आपने इनको अभी कह रहे थे मुकुटपाल वाल्मीकि साहब कि इनके फादर रंगून में थे, और मैं भी आपको थोड़ा फीडिंग करे देता हूँ कि जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था देश के अंदर और आज़ादी मिली नहीं थी, उस वक्त जो इनके फादर थे वो फ़ारसी के और उर्दू के काफ़ी अच्छे विद्वान थे, और अंग्रेज़ों के जो कैंप हुआ करते थे उसमें सिनेमा दिखाने का काम किया करते थे, और काफ़ी लंबे अरसे वो रंगून में रहे, जो उस समय बर्मा जिसको कहते हैं, या आज के म्यांमार आप समझ सकते हैं जो नए दर्शक हैं हमारे, तो वहाँ रहे थे। और फिर एक सिलसिला बना कि वो वापस अपनी जन्मस्थली गुलावटी आए, और ये भी एक सिलसिला है कि वो वहाँ से पैदल आए थे नागालैंड होते हुए। तो ये सब बातें हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इशाक हैं। डॉक्टर इशाक, आप साहित्यकार भी हैं, और सबसे पहले मैं तो जानूंगा कि आपका, चूँकि रूबरू आपने किया और हमसे परिचय भी आपने दिया इनका, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस परिवार से कैसे जुड़े हैं और इस परिवार के विषय में क्या जानते हैं। थोड़ा लाउडली बोलें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुलावटी के पास ही माइक चाहें तो आप हाथ में ले लीजिए, थोड़ा सा आवाज़ सही आ जाएगी। निकाल लीजिए जी। गुलावटी के पास ही मेरा जो है पास भटौना गांव है, हाँ, और वहीं से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, और 4 किलोमीटर कस्बा गुलावटी से ऑन रोड ही पड़ता है मेरा गांव। सर, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मैं आपसे सीधा जोड़ना चाहता हूं। रंगून इनके फादर थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके जो पिताजी थे, क्या नाम था उनका? श्री बिशन सिंह नादा वासवी साहब, हाँ, जो उर्दू के बहुत बेहतरीन शायर थे, हाँ, और गीतकार भी थे। अच्छा। तो मेरा अक्सर उनके पास बैठना उठना था। लगभग 1993 से, हाँ, यानी करीब
29 साल से मेरा इनके परिवार से एक आत्मीय रिश्ता रहा है। हाँ हाँ लगभग 29 साल का समय हो गया सर, इसीलिए तो हमने आपको भी आमंत्रित किया है कि ताकि इनके बारे में हम आपसे भी जान सकें और इनसे भी समझ सकें। तो आपके जो पिताजी थे नादा साहब, वो बहुत बेहतरीन शायर थे और उनका जो कलाम था वो मुझे सुनाते थे। और जो मैं अपने नाम के पीछे जो इसहाक अली सुंदर नाम लिखता हूँ, उसमें जो सुंदर उपनाम है वो श्री नादा साहब का ही दिया हुआ था। उन्होंने मुझे प्यार से मुझे सुंदर साहिब कहते थे, तो मुझसे उन्होंने कहा था कि ये मैं आपको सुंदर नाम दे रहा हूँ। हाँ। आप अपने नाम के साथ ये मेरा एक गिफ्ट समझ के मेरे इस नाम को लगाइएगा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो एक सिलसिला आपने बताया, ये आपने परिचय बता दिया कि आप उनसे कैसे जुड़े थे। जो रंगून में वो रहे और वहाँ पे वो अंग्रेज़ों को फिल्म दिखाया करते थे, फिल्म चलाया करते थे। इसी बात को बाद में उनके बेटे जो इस समय हमारे साथ हैं, मुकुटपाल वाल्मीकि जी ने अपना लिया। और ये जो यात्रा रही, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? दरअसल में जब मुझे पता चला कि गुलावटी के अंदर एक वाल्मीकि समाज में एक ऐसे शख्सियत हैं जो कुरान के बारे में और बाइबल के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, अरबी फ़ारसी जानते हैं, तो मेरे उनके से मिलने की जिज्ञासा हुई। और मैं उस बस्ती के अंदर जब गया तो न जाने कितने घर थे, लेकिन उन घरों को मैं उन गलियों से गुजरता हुआ उन तक पहुंचता था और उनसे जब मैं बात करता था और जब वो अपनी रंगून की और बर्मा की बातें बताते थे तो कहते थे कि गुलामी में हम लोग थे, लेकिन हम ब्रिटिश सेना में जब नौकरी कर रहे थे और जब हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे थे और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी INA बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, तो उसमें बहुत से लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जब बगावत की तो अंग्रेज़ हम लोगों से रुष्ट हो गए। तो वहाँ जितने भी लोग वहाँ बर्मा में थे और आए उसमें ब्रिटिश सेना में नौकरी कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने उन सबको ख़त्म करने की प्लान बनाई। तो जो वहाँ बंदरगाह पे जो पानी के जहाज़ हुआ करते थे, लगभग वो बताते थे कि 40 जहाज़ उन्होंने बम से उड़ा दिए और ख़त्म कर दिए। तो हमारे जो आने जाने की कनेक्टिविटी थी वो टूट गई। और वो बताते थे कि किन तकलीफ़ों में से मैं अपने पिता श्री चिरंजीव सिंह जी, वो नाम बताते थे अपने पिताजी का, जो कि हमारे श्री मुकुटपाल जी के दादाजी लगते हैं। तो वो जो ब्रिटिश सेना में जो अंग्रेज़ों के जो क्लब हुआ करते थे, उनमें वो लोग आते थे अपनी पत्नियों को लेकर के, वहाँ जो प्रोग्राम होते थे तो उनके साथ साथ वो उनको फिल्म में दिखाया करते थे। तो इनके दादाजी का जो मतलब उन फिल्मों से रुझान था, लेकिन नादा साहब का जो रुझान था वो शायरी में था और लेखन में था जी। तो वो ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू मजलिस में जाते थे और वो बताते थे कि मेरे प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो से आते हैं। तो उनसे मेरा लगाव हुआ और धीरे धीरे मैं उनकी बातों में बड़ा इंटरेस्ट लेने लगा और प्यार से वो मुझे जो है मतलब अपना घर का एक बच्चे की तरह अपना इज्जत देते थे और अपने बेटे की तरह ही मानते थे। चलिए तो उस नाते से मेरा सर उनसे बहुत लगाव था जो जी। जहाँ तक मुकुटपाल वाल्मीकि का सवाल है, बाबूजी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कैसे हुई, ज़रा कुछ बताइए। मैं गुलावटी में फिदा इंटर कॉलेज, अब इंटर कॉलेज पहले हाई स्कूल था, हाँ, तो मैं 8वीं वहाँ तक पढ़ा। अच्छा। उसके बाद में मैं सरस्वती कॉलेज में इंटर किया मैंने वहाँ से। अच्छा। मतलब उससे पहले फिर कैसे बम्बई गए और कैसे फिल्म उद्योग में पड़े और ये सब जो आपने किया है कि फिल्म इंडस्ट्री को आपने उद्योग का दर्जा दिलाया और ये जो ये जो चयन आयोग ये बना है, सफाई कर्मचारी आयोग जो बना है, तो ये कैसे बनवा लिया आप? गुलावटी से कैसे गए, किसने आपको जोड़ा? ऐसा था कि जब मैं सिनेमा चलाने लगा तो मेरे मित्र थे। कहाँ सिनेमा चलाया? आपका कोई सिनेमा हॉल था? नहीं, कच्चे सिनेमा थे, टूरिंग सिनेमा। टूरिंग सिनेमा, हाँ। इटावा मैनपुरी नुमाइशों में लगाते थे हम। अच्छा। गंगा स्नान ये सब जगह हमने लगाया। मतलब डिस्ट्रिक्ट से बाहर लगाया, डिस्ट्रिक्ट में भी लगाया? डिस्ट्रिक्ट में भी लगाया। कहाँ लगाया? से नुमाइश लगाया। अच्छा। ऐसा है कि जब हमने लगे तो हमें बहुत परेशानी थी। मैंने एक अखबार देखा है, उसमें आपके जो सिनेमा है उसके बारे में चर्चा है। उस समय का बड़े वरिष्ठ पत्रकार हुए हैं आदरणीय स्वर्गीय पृथ्वीनाथ गोविल, उनका एक अखबार निकलता था समाचार दर्शन, और उसमें मैंने इनके बारे में पढ़ा और वो मेरे जन्म से भी पहला अखबार है, लगभग 1964 का वो अखबार
मैंने देखा और हमने उसको वीडियो में भी जारी किया है। उसमें मैंने देखा था कि इन्होंने जो ट्यूरिंग सिनेमा इन्होंने चलाया है, तो मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ कि सिनेमा चलाते हुए ये कुछ तालमेल नज़र नहीं आ रहा, ज़रा सिलसिलेवार तरीके से हमें बताइए। ऐसा है कि मैं ये चाहता था कि अपना जो काम है सफाई से हटकर मैं दूसरा कोई काम करूं। जी। तो इस नाते से मैं टूरिंग सिनेमा लगाना शुरू किया। उसके बाद मैं खुर्जा लगाया, फिर मैंने मतलब गाजियाबाद लगाया, फिर मैं सारे शहरों में फरक्काबाद, एटा और बेदपुरी नुमाइशों में लगाता रहा। सब जगह लगाया मैंने। अब मेरे दिमाग में आया कि ये उद्योग नहीं है, तो उद्योग के लिए मैंने किया। तो मैं मुरारजी देसाई जी से मिला 6 अक्टूबर 77 को, एक 5 सूत्री मांग दी कि सिनेमा उद्योग इतना टैक्स देता है, इतना एक्साइज देता है फिल्म पर भी और इंटरटेन मनोरंजन लगता है, लेकिन ये उद्योग नहीं है, इसको कुछ उद्योग दिया जाए। तो आप किससे मिले, क्या करा आपने? मैं सबसे पहले जब प्रधानमंत्री मुरारजी थे उनके पास गया ऑफिस में, और वो एप्लीकेशन दी 5 सूत्री मांग का। अच्छा। कि ये मांग सूत्री अखिल भारतीय टूरिंग सिनेमा संघ का मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। उसके माध्यम से मैंने उनको मांग पत्र दिया, और उस मांग पत्र का ही असर था कि चलता गया। इंदिरा गांधी आई, उसको दिया, उसके बाद तो इस नाते से उसके बाद में फिल्म उद्योग कई साल बाद हुआ जब सिनेमा लाइन फेल हो चुकी थी। अच्छा। जब सिनेमा लाइन फेल हो गई तो सिनेमा लाइन फेल। वैसे मैं गुलावटी में सिनेमा बनाना चाहता था, दबा के लगाओ, लेकिन क्योंकि सिनेमा ट्रेड फेल हो गई तो मैंने रोक दिया। अब फिर उसके बाद में 77 में मैंने सबसे पहले नुमाइश दिल्ली में लगाई, गांधी जी का संदेश। और उस नुमाइश में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी हस्ती, अच्छा, जो कभी लाल किले पर जूस लगाता था, हेलो, गुलशन कुमार, वो मेरे पास आया कि मुझे भी एक स्टॉल दो। उस स्टॉल पर उसने अपनी दुकान लगाई और कॉमर्शियल सिस्टम मतलब ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान उसने चालू की। वहाँ पर एक दिन जर्मन की लेडीज आई जो साथ में वो एक ट्रांजिस्टर ले रखा था। नहीं तो आपने क्यों लगाई थी वो एग्जीबिशन, क्यों लगाई? धंधा का अपना काम कमाने तो के कहाँ एग्जीबिशन आपने लगाई? मैंने दिल्ली लगाई, और कोटा लगाई, राजस्थान लगाई, राजस्थान में जयपुर लगाई, अजमेर लगाई, और बीकानेर लगाई, श्रीगंगानगर लगाई, महाराष्ट्र में तो मैंने 50 जगह लगाई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने ये कुछ फ़ोटो देखे, कुछ लेटर्स भी देखे हैं। दारा सिंह का लेटर देखा, अमिताभ बच्चन जिस समय सांसद थे उनका भी लेटर देखा। इसके अलावा मैंने क्या नाम है, कुछ तस्वीर देखी जिसमें जम्मू कश्मीर के राजा करण सिंह, इंदिरा गांधी जी के साथ आपका फ़ोटो है। तो ये सब सिलसिला क्या है, ज़रा कुछ बताएं आप। ऐसा है, इंदिरा गांधी को तो जब पाकिस्तानी आक्रमण हुआ था तो मैंने अपने सिनेमा जय हिंद टॉकीज का एक शो दिया था, उसका चेक मैंने इंदिरा गांधी को दिया था। अच्छा, वो उस समय की फ़ोटो है? उस समय की फ़ोटो है जी। अब रही राजा करण सिंह का, एक दिन करण सिंह मुझको मिल गए उसमें पार्लियामेंट में। अच्छा। रिसेप्शन पर। तो उन्होंने वो शेक ही मार रहे थे दूसरे आदमियों के सामने। अच्छा। कि मेरे जो मंदिर है जी, उसमें सब देवता के फोटो हैं। मैंने कहा हमारे वाल्मीकि जी का भी है। वो कहा नहीं। तो आप आइए। तो जब उसने हमको
आने जाने का किराया दिया। हम हाँ। 8 आदमियों को, उसने कहा कि मैं 8 आदमियों को हाँ। आने जाने का किराया दूंगा, आप मेरे उसमें आइए। आइए। तो वो तब उस समय का फोटो है। उस समय का फोटो। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने आपको लेटर लिख के दिया था? अमिताभ बच्चन के सामने पेट्रोल पंप के पास में 6 महीने वहाँ दुकान लगाई मैंने, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की। अच्छा। तो मेरे ताल्लुकात तो थे भाई, अब बड़े आदमी हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ। तो उसी समय ये एमपी थे, संसद सदस्य थे। हाँ। तो मैं इनका फर्ज था कि फिल्म उद्योग का दर्जा दिलाए, क्योंकि इसमें तो वो लेटर उस समय किसने आपको ये आपकी इस बात को सराहा जो आपने 5 सूत्रीय, आपने कहा 5 सूत्रीय मांग हमने दी थी फिल्म इंडस्ट्री को दर्जा उद्योग का दिलाने के लिए? तो सबसे पहले जो दिया शबाना आजमी, जिसको मैं बहन कहता हूँ, शबाना आजमी जी ने, जी, उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे ने इस इंडस्ट्री के लिए उद्योग का दर्जा दिलाया। अच्छा। उसके बाद अमिताभ बच्चन भी उसी लिस्ट में हैं? अमिताभ बच्चन ने तो कोशिश की थी, वीर बहादुर सिंह को लेटर लिखा था। अच्छा, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जी जी जी, कि इसको उद्योग करो और इसको सहायता करो। अच्छा। फिल्म उद्योग इसको। अच्छा, दारा सिंह का अभी आपने जिक्र किया, तो मुमताज और दारा सिंह आपके शो में भी आए थे। पहले ये सिस्टम था। हाँ। जो पिक्चर रिलीज होती थी तो फिल्म स्टार सिनेमा पे जाते थे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से आज प्रमोट करने के लिए जो हीरो है, हीरोइन है या सिनेमा के और आर्टिस्ट हैं, वो प्रमोट करने के लिए अपनी फिल्मों को आते हैं, तो ये सिलसिला अभी का नहीं है, बल्कि सिलसिला पुराना है। और पहले भी ऐसा होता था कि जो आर्टिस्ट होते थे वो सिनेमा घरों में जाके अपनी फिल्म को प्रमोट करते थे। और उसी तरह से जो ट्यूरिंग सिनेमा मुकटपाल वाल्मीकि जी चलाते थे, तो दारा सिंह की कोई फिल्म लगी थी, कौन सी फिल्म थी सर वो? राका। पहली पिक्चर राका लगाई तो थी। राका फिल्म थी जिस दिल्ली के साथ लगी थी। जी जी जी, राका फिल्म थी जिसको प्रमोट करने के लिए उसके हीरो दारा सिंह साहब और हीरोइन मुमताज, वो दोनों आए थे। वो एक बहुत पुराना दौर हो गया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सिलसिला बनता रहा, लेकिन अमिताभ बच्चन हो या शबाना आजमी हो, इन लोगों से आपका परिचय हुआ और इन्होंने आपकी सहानुभूति में पत्र भी जारी किए, लेकिन आप बम्बई पहुँचे कैसे? ऐसा था कि जब मैंने 77 में कनाट पैलेस पर नुमाइश लगाई तो वहाँ पर लाला रामनाथ जी मेरे साथ में थे। अच्छा। लाला रामनाथ जी मेरी बहन से टिकट कराते थे अपने बम्बई का। अच्छा। तो इस नाते से उनसे मेरे ताल्लुकात हुए। उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या फंस रहे हो, तुम बम्बई आ जाओ। अच्छा। तब हम बम्बई गए। बम्बई में जाने के बाद मेरे तो मतलब बम्बई में आप नुमाइश लगाने के लिए गए थे? मेला लगाने के लिए गए थे, फिर क्या हुआ? फिर हमने लगाए मेले वहाँ, फिर एक सर्कुलर निकलवाया हमने गवर्नमेंट से। मेला लगाने गए थे, कुछ अटपटा लग रहा है। प्रदर्शनी लगाने आप गए थे, मेला लगाने गए थे, मेला और इंडस्ट्री से जुड़ गए, वो जुड़ाव कैसे हुआ? इंडस्ट्री तो फिर फेल हो गई ना जब हम आए इस लाइन में। इंडस्ट्री, सिनेमा उद्योग तो सिनेमा सब बंद हो गए थे। सिनेमा उद्योग, टेलीविज़न और केबल चलने से सिनेमा बंद हो गए सारे पूरे इंडिया के। अच्छा, नहीं तो आपने उद्योग का दर्जा दिलाया था, लेकिन जब तक दिलाया, मैं वही आपसे जानना चाहता हूं कि आप बम्बई कैसे पहुंचे? मैं बम्बई उस फिल्म उद्योग के चक्कर में नहीं गया। अच्छा। मैं एग्जीबिशन के चक्कर में गया, क्योंकि सिनेमा लाइन फेल हो चुकी थी। अच्छा। सब जगह सिनेमा बंद होने थे, फिर मैं सिनेमा लाइन छोड़ दी। अच्छा। तब मैं एग्जीबिशन लाइन में आया था। अच्छा अच्छा, ये था। तो वहाँ बम्बई में जाना कैसे हुआ आपका, किससे मिलने गए थे? लाला रामनाथ जी से, जो हमारे मित्र थे। जो कोई राजनीतिक पार्टी भी आपने ज्वाइन की थी? कुछ मैंने आपके बारे में पढ़ा है कहीं। राजनीतिक पार्टी में कि देवानंद से आप मिले थे? अब बता रहा हूँ, जब मैं 77 में करा तो इन्होंने 71 के चुनाव में फिल्म इंडस्ट्री वाले रोल मचाई थी। नेशनल पार्टी के नाम से इन्होंने घोषणा की कि हम किसने? देवानंद और आई.एच. जौहर ने, कि अच्छा। हम 100 कैंडिडेट लोकसभा में उतारेंगे। अच्छा। मैं उनके पास गया
जौहर से मिला हम्म, चर्च गेट पर लोटस चैम्बर में, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा तुम चले जाओ कला वो राजकमल कला मंदिर परेल में, वहाँ देवानंद बैठे हमारे दफ्तर में, उनसे बात करो। मैं उनसे बात करके तो आप गए देवानंद जी के हाँ, पास? मैं मिला। हम्म, उन्होंने कहा देखो हम कर रहे हैं और आप चाहिए, आप पूरा नाम पता दिख जाइए, हमारा आदमी आएगा, ये नॉमिनेशन फार्म भिजवा देंगे हम आपको। इतने हम आप पहुँचते हैं, तीसरे दिन बाद में तो ये पता चलता है कि इंदिरा गांधी जी ने उनको डांट दिया। सारी फिल्म इंडस्ट्री वाले चुप हो गए, कोई इंडस्ट्री। अच्छा, डांटने धमकाने की प्रथा उस समय भी चलती थी? जी। अच्छा, तो सारे खत्म, उनके जो योजना थी चुप लगा के भाई। तो इस नाते से फिर हम आपने चुनाव भी लड़ा कभी? हाँ, 71 में चुनाव लड़ा था। किसके खिलाफ? खिलाफ क्या, तो मैं तो 3 थे। एक तो हरि सिंह जी थे, हाँ, वो भी रिश्तेदार थे, कन्हैयालाल वाल्मीकि वो भी रिश्तेदार थे, और मैं भी खड़ा हो गया। कहाँ से? बुलंदशहर से? नहीं, खुर्जा, पहले खुर्जा कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, खुर्जा सुरक्षित सीट से आपने चुनाव लड़ा, तो क्या रहा, जीत गए आप? नहीं, हारा मैं तो बुरी तरह से। बुरी तरह से? हाँ, 15-16 वोट। कितनी आसानी से आपने कह दिया मैं बुरी तरह से हारा। तो वो बात जो सत्य को सत्य कहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है। जीते कौन थे? हरि सिंह चौधरी, हरि सिंह जी थे। अच्छा अच्छा इंदिरा अच्छा की हवा थी, सारे जगह इंदिरा ही हो गई थी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये है। दूसरा, अब राव वीरेंद्र सिंह के मैं घर गया रिवाड़ी, जी, तो वहाँ पर नवाब पटौदी भी आए हुए थे टिकट के चक्कर में। उनके घर वाले नहीं, शादी हुई थी, शर्मिला टैगोर भी थी, तो मेरी उनसे भी बात हुई थी। तो मैं उनके चुनाव में भी गया हूँ गुड़गांव में, जी, नवाब पटौदी के चुनाव में। जी जी जी, तो वहाँ प्रचार करा। हाँ जी। अब रही बात उसकी, चूँकि नवाब राव वीरेंद्र सिंह की बहन सिरोधन में है, सिकंदराबाद के पास गांव। अच्छा, सिरोधन? सिरोधन, हाँ जी। वहाँ वो कह रहे कि मेरी बहन है और मेरा वहाँ प्रभाव है, मैं तुम्हें ज़्यादा वोट दिलवा दूंगा। अच्छा, साहब ने कहा। तो मिला आपको, फायदा हुआ क्या? फायदा हुआ, बस जितनी वोट थी उससे थोड़ी तो मुझे मिली ही। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो पोषण, अच्छा, उन्होंने कहा मेरी जो बहन हुई है, अब यहाँ मैंने गुड़गांव में शिफ्ट कर लिया, गाँव में कहाँ रहे, लेकिन मैंने उनको यहाँ कर, लेकिन मेरी बहन वहीं भी आई सिरोधन में, तो अच्छा। सब मेरे जानते हैं। अच्छा, तो मेरे नाम से ही वोट मिलेगी तुम, तो ये हुआ। अच्छा बाबूजी, मैं जहाँ तक आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था, तो उसमें जब ये सारी बातें जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें बड़ी बात आई है, मैंने जिक्र भी आपसे करा है। मुरारजी देसाई ने आपको, आपका परिचय कैसा रहा उनसे, मुरारजी देसाई से? मुरारजी देसाई जी ने ये कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन दे जाओ, अरे मैं इस पर गौर करूँगा, ये कह के कहा। वो ज़्यादा वो नहीं किया। अच्छा, लेन के लायक बात होती थी। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा। जो प्रधानमंत्री का रवैया होता तो है, जब इंडस्ट्री को ये जो फिल्म जगत है, जब इसको उद्योग का दर्जा मिला, हाँ। तो उसमें आपका भी कोई रोल रहा उस समय, या आपको हटा दिया गया? सबको हटा दिया, कोई रहा ही नहीं कुछ में। भाई, फिल्म इंडस्ट्री जो है, सिनेमा उद्योग बिल्कुल फेल हो गया, तो फिर क्या रहता उसमें? उद्योग हो जरूर हो गया, हाँ। लेकिन है कुछ नहीं। अच्छा, नहीं, उद्योग तो आज भी है, आज भी लोन मिलता है उसके नाम पे, मिलता है, लेकिन इंडस्ट्री में पिक्चरें बनती हैं इतनी सारी। वो मिलती हैं, वो उसी हिसाब से तो मिलती है। हम फिल्म तो नहीं बना सकते थे भाई, सिनेमा हम नहीं बना के क्या करते जब सिनेमा चलने को तैयार नहीं है। सिनेमा सब फेल हो गए, टेलीविजन और उससे, केबल से। सफाई कर्मचारी आयोग, ऐसा सफाई कर्मचारी में आपने क्या क्या किया और कैसे बनाया? वो बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के। मैं उनके पास गया था लखनऊ, और मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, हाँ। कि हमारे समाज के लिए आयोग बनना चाहिए। तो उसका लेटर आपके पास वो है, उनके पीए ने, हाँ। शांताराम भाई ने, हाँ। लिखा था करने। उसके बाद मैं गवर्नर साहब से मिला था, अच्छा, उनको भी मैंने दिया, तो उन्होंने भी लेटर लिखा। तो ये चलता रहा। हमारे और नेताओं ने भी इस बारे में रोल मचाई। तो सब मिलने के बाद में तब ये बना, मेरी के लिए कहने से नहीं बना। हाँ, और भी लगे उसमें। नहीं, ये आपका बड़प्पन है कि आप ये कह रहे हैं कि ये अकेले मेरे कहने से नहीं बना।
इसमें और भी लोग साथ हमारे थे, लेकिन शुरुआती दौर जो आपने इस आवाज़ को उठाया तो निश्चित तौर पे श्रेय आपको मिलना चाहिए था, और मैं तो कम से कम श्रेय आपको दूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, बुलंदशहर के लोगों से क्या अपेक्षाएं आप करते हैं? बुलंदशहर मेरी ससुराल है, क्या अपेक्षा करूँ? तो मैं तो यहाँ की ससुराल है मेरी बुलंदशहर। ये ससुराल कैसे हो गई? ये तो जिला है आपका। भाई मैं बुलंदशहर मैं भी आया हूँ, ऊपरकोट। अच्छा, ऊपरकोट आपकी ससुराल है तो फिर तो बुलंदशहर तो मेरा प्रेम है। अच्छा अच्छा, भाई मतलब 90 साल की उम्र में भी मिजाज रंगीन है। देखो ऐसा है, हाँ ससुराल ये तो है। हाँ हाँ बिल्कुल है। मुझे जीजा कोई कहता, कोई फूफा कहता, कोई कुछ कहता, तो उनसे तो प्रेम है ही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ आप इस समाज से कहना चाहते हो? देखिए, समाज जो है, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 25,000, 30,000, 40,000 वोट है हमारे समाज के विधानसभा में। 30, 40 भी, 50 भी, 60 भी, 70 भी है। लेकिन हम एक इकट्ठित नहीं है। जिस प्रकार से मायावती ने अपने समाज को इकट्ठा कर कर, हाँ, अगर हम एक होकर लड़ेंगे तो हमारा बहुत बड़ा योगदान। आप राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, व्यापार से भी जुड़े रहे हैं, समाज से भी जुड़े रहे हैं, और आप एक योग्य व्यक्ति हैं, चूँकि एजुकेशन भी आपने बहुत अच्छी पाई है और पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप काफ़ी महारत आपने हासिल की है, तभी आपको जीवन की। ऐसा है कि मेरे बाप ने, मेरे परिवार में जी, मेरी छोटी बहन PCS थी। हाँ, सुशीला सिंह, हाँ, मेरा लड़का वकील है, हाँ, बुलंदशहर में। हाँ, ये सब ईश्वर की तो देन है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुकुटपाल वाल्मीकि जी के एक बेटे हैं, जगतपाल सिंह, जो बुलंदशहर में प्रैक्टिस करते हैं, अधिवक्ता हैं। साथ ही इनके दामाद हैं, वो इंजीनियर हैं। इनकी एक बेटी PCS अधिकारी रहीं। तो एक ऐसा परिवार जिसने की योग्यता को प्राथमिकता दी है, समझ योग्यता की जिस परिवार में है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो समाज है उसमें कई बार छुआछूत देखी जाती है, और कई बार ये देखा जाता है कि जो ऊंच नीच का भेदभाव है। उसके बारे में आपने कहा तो मैं बताता हूँ जी। गुलाउठी में मैंने अपना जब टूरिंग सिनेमा लगाया, हाँ, तो सन ऑफ इंडिया पिक्चर, महबूब की पिक्चर लगी। उस ज़माने में प्रिंट जो है 1 लाख 1.5 लाख का आता था। अच्छा, सिनेमा स्कोप पिक्चर थी वो। अच्छा, तो वहाँ केवल एक दुकान थी, लाला गोपी की। गुलाउठी में कोई दुकान नहीं थी चाय की। उसने मुझको चाय देने को मना कर दिया कि मैं भंगी को चाय नहीं दूंगा। अब मैं बहुत परेशान। अच्छा, एक सवाल, जैसे आपने अभी एक शब्द बोला भंगी, आपने कह दिया, मैं यहाँ ये मालूम करना चाहता हूँ आपसे कि जिस समय सफाई कर्मचारी आयोग बना, उससे पहले आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आयोग की ज़रूरत यूँ पड़ी कि हमारी बड़ी समस्याएं हैं, उस पर आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना उसको कोई कानूनी दर्जा दिया गया आयोग को। जी, नाम मात्र का आयोग है, कुछ नहीं है अभी भी। यानी कि आप गुंजाइश महसूस करते हैं उसमें कुछ नहीं है, वो कि सिस्टम सही काम नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना। हमारा समाज आज भी परेशान है। हाँ। आप ठेके पे काम करवा रहे हैं सब। आज जो स्वच्छ भारत अभियान जो है, हाँ, उसमें 9,000 8,000 रुपये काम कर रहे हैं, कोई ना नियुक्ति है। हमारे 2,000 करीब पूरे हिंदुस्तान में सुलभ में आदमी मर गए डूब के, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। आपने आज़ादी से पहले आंख खोली और आपने आज़ाद होते हुए देश को देखा, और उसी सिलसिले में आप, जब आपका बचपन रहा होगा, तभी आज़ादी मिली। ऐसा हुआ। हाँ। जब चाय को उसने मना कर दिया तो मैंने किसी मुसलमान से चाय को कहा। हाँ। वो बेचारा चाय लेके आया। हाँ। और चाय पिला के गया। तो फिर मैं मोशन पिक्चर की मीटिंग में गया था। हाँ। तो वहाँ ताराचंद का लड़का रामू, हाँ, जिसका जैना टाकीज हापुड़ में है, हाँ, वो मुझे मिल गए। मैंने कहा, भाई सेठ, हाँ, तुम्हारी बिरादरी ने मुझको चाय नहीं दी। हाँ। मेरे आदमी आया था सिनेमे पर। हाँ। उसने कहा, अच्छा,
चलो मैं आता हूँ। हाँ तो इतवार को आया, हाँ। उसने लालाओं को समझाया हाँ। कि अबे अब ये वाल्मीकि नहीं है, अब हाँ। ये हमारी बिरादरी में आ गया है। हाँ हाँ। तो वहाँ छुआछात कम हुई। अच्छा बाबूजी, मैं बड़े उपभोग की स्थिति में हूँ। मैंने एक दलित साहित्यकार मिस्टर चौहान को पढ़ा और उनकी कविता वगैरह भी बड़ी चर्चित हैं। तो उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनका कहना है कि अगर कोई दलित वर्ग की महिला पढ़ जाती है तो वो मिसराइन बन जाती है, पंतानी बन जाती है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सब गलत है। तो समाज में अगर बदलाव आता है या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, समाज में अगर बदलाव आता है, अगर छुआछूत की समस्याएं दूर होती हैं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ता है, इसके लिए आप क्या प्रयास ज़रूरी समझते हैं? देखिए, आज तो चल गया है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। कोई किसी से शादी करो, कोई किसी के पास चला जाओ, बिरादरी कोई नहीं पूछता आज तो एजुकेटेड लड़की होगी, जिसे चाहे उससे कर ले, हमें कोई एतराज नहीं। जी, क्या रोक सकते हैं हम? कानून नहीं रोक सकता। तो आज चल रहा है। आज जो सिस्टम है, आज जो सरकार है, इससे कुछ शिकायत है आपको? ये देखो ऐसा है, ये सरकार हमारे लिए नहीं कर रही। अभी अयोध्या में हमारी बिरादरी की लड़की के साथ तिलाकारी हुई, उसके बारे में कुछ किया? हाथरस में हमारी लड़की को ठाकुरों ने कर दिया और उसको पेट्रोल छिड़क के जला दी, उसकी लाश तक नहीं दिखलाई। तो ये सत्ता का है। गलत कह रहा हूँ तो बतलाओ। जी, ये पीड़ा आपके दिल में आज भी है? आज भी है। डॉक्टर इशाक साहब, मैं आपकी तरफ रूबरू होना चाहता हूँ। उम्र के 9वें दशक को आप जी रहे हैं, मुकुटपाल वाल्मीकि जी, और जहाँ तक इस दुनिया का सवाल है, दस्तूर है कि जो आया है उसे जाना जरूरी है। तो जाना, आज बिल्कुल जाना जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एक साहित्यकार भी हैं, कि समाज में बदलाव कैसे होना चाहिए? चूँकि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि एक बदलाव होना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ, मेरी सोच है कि हमको ईश्वर ने मानव बनाया है, एक प्राणी मात्र हम हैं, तो हमको भारतीय संविधान को दृष्टिगत रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक संविधान उस सृष्टि का भी है जिसको देखा जाना चाहिए। तो मैं एज ए साहित्यकार आपसे मेरा सवाल है कि इस समाज में क्या परिवर्तन होने की गुंजाइश आप देखते हैं? मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि श्री मुकुटपाल जी जो हैं वो कर्मयोगी इंसान हैं। उनकी जो सादगी और ईमानदारी है, उस आदमी के अंदर छल नहीं है। मैंने जो अब तक मैंने महसूस किया है। नहीं, मैंने भी जो महसूस किया है, और हमारे दर्शक भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं वो कितने सौम्य हैं, कितने सुधी हैं। और इसके अपोजिट आप देखिए, आज देखिए कि एक शख्स ने इतने बड़े लेवल पे काम किया और वो कितने साधारण होकर बैठे हैं। और दूसरे अपोजिट आप देखिए कि एक गली मोहल्ले का जो अध्यक्ष हो जाता है आजकल, या एक किसी राजनीतिक दल में उसको एक छोटा सा मुकाम मिल जाता है तो वो फूल के गुब्बारा हो जाता है। तो आज की पीढ़ी में और इस भारी भरकम पीढ़ी में बड़ा अंतर है, जिसे हमारे दर्शक महसूस कर सकते हैं। अपनी बात को कंटिन्यूटी में रखिए। और फिर हम चाहता हूँ कि एक बार जो है चाय जी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे से कोई कभी घूमना चाहो कहीं तो बताओ। मैंने कहा कि मैं बम्बई जाना चाहता हूँ। हाँ। तो कहने लगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ भेज दूंगा। अच्छा, तो मुकुट जी से आपने बात की? आपके वहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती रही है याकूब पटेल साहब। अच्छा। और वो एग्जीबिशन लगाते थे। हाँ। तो आपने एक चिट्ठी लिखी और मुझे वहाँ भेज दिया उनके पास। जी। तो उस दिन से मुझे पता चला कि मुकुटपाल सिंह जी क्या शख्सियत हैं।
तो वो अरबपति आदमी थे मतलब, और वहाँ के बड़े वो थे व्यापारी। तो मैंने वो चिट्ठी उनको दी जा करके, और उन्होंने जब उस चिट्ठी को पढ़ा तो उन्होंने मेरे हाथ में जो मेरा ब्रीफ केस था वो अपने हाथ में लिया और अपने घर वो आगे जा रहे थे और मैं पीछे पीछे था। मुझे आज भी वो दिन मैं भूला नहीं हूँ। और उनकी खुद ये आपने खुद महसूस किया। जी, और जब हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि मुकुटपाल वाल्मीकि आज वर्ल्ड हेडलाइन के मार्फत आपसे रूबरू हैं, लेकिन ज़रा समझिए, ज़रा इसको जानिए। और ख़ास तौर से मैं जो ज़िले के रहनुमा हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, साथ ही हमारे सांसद महोदय हैं भोला सिंह जी, और दूसरे सांसद हैं हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी, और हमारे सात विधायक हैं जो सभी भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल के हैं। तो ऐसी अजीम शख्सियत है। और सवाल करता हूं मैं आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी मेरा सवाल है, अगर ये इंटरव्यू हमारा आप तक पहुंच रहा है, आपकी पार्टी कंगना रनौत को पद्मश्री दे देती है, ऐसे मुकुटपाल वाल्मीकि को पद्मश्री कब दोगे? कब सहेजोगे इन रत्नों को? और कहाँ से लाओगे इनके बिछड़ जाने के बाद में ऐसी शख्सियत को जो अपने पूरे जीवन एक कर्म योगी की तरह से गुजारे? और कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों से? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समाज के लिए मेरी आखिरी सांस रहेगी, उन्नति करें और समाज एजुकेशन के हम असली पोजीशन जो है बाबा साहब को गए भूल। अगर हम सिद्धांतों को चलते तो आज हम बहुत तरक्की कर सकते थे। जी, डॉक्टर इशाक साहब, लास्ट कमेंट्स मैं आपसे चाहता हूँ, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा माइक को ले लीजिए, या हाँ जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि आज हमें योग्यता के हिसाब से नहीं देखा जाता जी, हमें जातिगत दृष्टि से देखा जाता है। हाँ। और जिस शख्सियत के सामने मैं बैठा हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं मुकुटपाल जी के सानिध्य में रहा हूँ, उनके परिवार में रहा हूँ, और आपके पिताश्री जी ने जो मुझे एक सम्मान के रूप में मुझे अपना नाम दिया है, जिसे मैं अपने नाम के साथ सुंदर के रूप में जोड़ता हूँ। आपका जो तकल्लुस हाँ, तकल्लुस उपनाम जो सुंदर अच्छा, उन्होंने दिया है आपको? जी जी जी। और वो खुद बताते थे कि उन्होंने एक फिल्म जो भाईजान के लिए भी फिल्मों में 4 गीत लिखे थे, जो उस वक्त उन्हें एक फिल्म का गाना 10 रुपये मिलता था, 40 रुपये उन्हें 4 गानों के लिखे मिले थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी पत्नी बीमार हो गई और वो मेरठ में हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मुझे मजबूरन बम्बई से लौट के आना पड़ा, और वो फिल्म लाइन छोड़ करके अपनी पत्नी को समय देने की वजह से मैं वापस लौट करके आया। तो उनकी जो बिटियां हैं, मतलब जो सुशीला सिंह जी जो आपकी बहन है, मैं उनसे भी मिलता था दिल्ली में। तो वो सरकारी टीचर भी रहीं और बाद में वो एक रेलवे में चीफ सुपरवाइज़र के पद पे थी, और मैं उन्हें बुआ जी कहता था, उन्हें सुशीला जी के नाम से बुआ जी कह के बुलाता था। तो उनका मैंने रुतबा देखा था, और बाद में वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी बुलंदशहर से। राजनीति में वो बात अलग है कि वो जीत नहीं पाई, लेकिन राजनीति में आपका सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक, श्री मुकुटपाल जी वाल्मीकि दर्शन समाचार पत्र में लगभग 40 साल से अपने अखबार के संपादक रहे हैं। जी 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 जी। और उन्होंने जो अपने समाज के लिए आवाज़ें उठाई हैं, वो वास्तव में वो इतना सराहनीय काम है कि मैं मतलब उनको अपनी आस्था के जो है मतलब सब जी उनके लिए मतलब साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुकुटपाल वाल्मीकि जी ने न सिर्फ फिल्म उद्योग के लिए काम किया, न सिर्फ सफाई कर्मचारी आयोग के लिए काम किया, बल्कि इन्होंने पत्रकारिता में भी अपना योगदान दिया है। समाज के हर वर्ग को बड़े मन से छुआ है। और जैसा कि अभी एक शब्द आया था, वास्तव में आज वर्ल्ड हेडलाइन के एडिटर की हैसियत से हम इस बात को अपने दर्शकों के सामने घोषित करते हैं, और ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ, बड़े स्वाभिमान से मैं इस बात को घोषित करता हूँ कि बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे, और आज से ही इस बात की घोषणा करते हैं कि वर्ल्ड हेडलाइन की तरफ से आदरणीय श्रद्धेय मुकुटपाल वाल्मीकि को कर्मयोगी उपाधि से हम सम्मानित करेंगे, और इनके नाम के आगे कर्मयोगी मुकुटपाल वाल्मीकि हम आज से घोषित करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया बाबूजी, और आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि ऐसी अजीम शख्सियत अगर आपकी निगाह में कोई और हो तो हमसे जोड़िएगा, क्योंकि ये वो नायाब हीरे हैं, नगीने हैं कि जिनको जानना, समझना, महसूस करना बहुत ज़रूरी है, कल देर ना हो जाए। चूँकि 90 वर्ष की लगभग आयु में आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ कर्मयोगी मुकुटपाल वाल्मीकि साहब, और अपने दर्शकों से कहूँगा कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो हमें अपना प्यार दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत सही दिशा में है तो हमारा सहयोग दीजिए, चाहे वो सामाजिक सहयोग हो, नैतिक सहयोग हो, आध्यात्मिक सहयोग हो या आर्थिक सहयोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद।